Next question. Assume that a molecule is moving with root mean square speed at temperature 300 Kelvin. The de Broglie wavelength of nitrogen molecule is, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास दिया है आपको, एटॉमिक मास दिया है नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूल इज N2, H की वैल्यू दी है विच इज रॉन्ग प्रिंटेड, 6.6 चाहिए, 66.3 हो गया, ओके। Kb की वैल्यू दी है और 1U, हाउ मच इज वन एटॉमिक मास यूनिट इन केजी, वो भी दिया है। तो आपको पूछा व्हाट इज de Broglie wavelength, ऑफ कोर्स यू रिमेंबर दैट de Broglie wavelength इज H/P, बट P इज m into V। और आपको ये याद होना चाहिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ही हम लोगों ने आरएमएस वेलोसिटी फाइंड किया था अंडर रूट ऑफ 3RT by m या फिर अंडर रूट ऑफ 3kBT by m, अगर याद होगा तो। ये फॉर्मूला हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वी हैव यूज्ड दिस वन। दो फॉर्मूला थे आरएमएस स्पीड के, अंडर रूट ऑफ 3RT by m या फिर अंडर रूट ऑफ 3kBT by m। वहां पे m, कैपिटल M, molecular weight, and this m is what? Mass in gram or kilogram, right? तो ये आपको पता होना चाहिए। So what you'll have to do is just substitute. So lambda is H/, under root of m or under root of v. V is 3kBT by m। ये m को अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर करके ले जाओगे, H/ under root of m square by m is m, and this is 3 kBmt। ये कहां से आया? ऑफ कोर्स यू शुड नो, m को अंदर ले गए, m स्क्वायर बाय m, एक m कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में यू विल हैव ओनली m। देन यू नो h 6.6 into 10 power minus 34। यू नो व्हाट इज kb, k की वैल्यू दी है आपको 1.38 into 10 power minus 23। यू नो व्हाट इज m, एटॉमिक मास दिया है U में, उसको कन्वर्ट करना है kg में। यू नो व्हाट इज T, 300 केल्विन। तो आपको सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड यू हैव टू डू कैलकुलेशन, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्यों दिया है? ये क्वेश्चन इसलिए दिया है सो दैट यू शुड रिमेंबर दैट आरएमएस वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, अंडर रूट ऑफ 3kBT by m। तो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड सॉल्व। तो लैम्डा इक्वल टू h 6.63 into 10 power minus 34 upon 3 root of 3 kb कितना है 1.38 into 10 power minus 23 into m is 14 point आना चाहिए, 14.0076 u। so there is some correction as I can see, ये कॉमा दिया है, it should be point, let me check, क्योंकि 14 point ही आता है। तो yes, it is 14 point, that is what I was wondering, this is something which is not correct, ठीक है। now you have, what is this, atomic mass of nitrogen। तो molecular mass क्या होगा, N2 का मास क्या होगा, 2 times of 14.0076, तो ये roughly 28 है, 28 atomic mass unit, और U is 1.66 into 10 power minus 27। तो मास की जगह पे मास लिखो 28 into U की वैल्यू आपके पास कन्वर्जन फैक्टर दिया है 1.66 into 10 power minus 27 और 300 केल्विन टेम्परेचर है। तो ये सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, which is you are supposed to do, I am not going to do it, मैं नहीं करूंगा, ये आपको करना है। सिर्फ याद रखो, try to do rough calculations, जैसे 3 और 3 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा। देन 1.38 और 1.66, 1.38 को 1.5 मान लो, 1.66 को 1.5 मान लो, 1.5 का उसको रूट के बाहर, तो 1.5 और 3 बाहर मतलब 4.5, और अंदर क्या बचा 28 टू रूट 7, या फिर 27 अगर कर लिया, 28 को 27 मान लिया, 3 into 3 क्यूब होता है ना, तो 3 स्क्वायर into 3 मतलब 3 रूट 3। तो ऊपर 6.63 है, बाहर 4.5 और 3, 4.5 into 3 कितना
13.5 रूट 3, और बाकी सिर्फ 10 के पावर के एडजस्टमेंट है। 10 का पावर -23, ये -27, और ये 2, ये 50 है, और ये 2 प्लस हो गया तो -48, -48 बाहर आके -28। तो अभी तक हमारे पास क्या बचा है? 6.63, 10 पावर -34, और बाहर आया था 13.5 रूट 3, 10 पावर -28, राइट? 10 पावर -24, 10 पावर -24, तो 10 पावर -10 तो यहां से आएगा। आंसर 10 पावर -11 में है। सारे के सारे ऑप्शन सेम प्रिंटेड, ठीक है, मतलब आंसर इसमें से ये है, हाँ, ABCD ऑल। एनीवेज, तो मिसप्रिंट है, बट आई जस्ट वांट यू टू डू दिस रफली। तो कैसे आएगा रफ कैलकुलेशन? यू लुक, रूट 3 इज व्हाट? 1.732, 1.7, रिमेंबर 13.5 इंटू 1.7, 13.5, और 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा, यू शुड बी दिस क्विक। 13 7 जा 91, मतलब 13 इंटू 0.7 is roughly 9, right? तो 9, what you are doing यहाँ पे ध्यान दो, रूट 3 1.732, right? 1.732 को 1.75 मान लेना, और 1.7 मान लिया अगर आपने, तो what is going to happen? ये 6.63 है, नीचे था 13.5 इंटू 1.732, मैंने इसको 1.75 मान लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 13.5 इंटू 1 प्लस 13.5 इंटू 0.75, 0.75 मतलब 3/4, राइट? इजी होगा सॉल्व करना, दिस इज इजी टू सॉल्व। रफली व्हाट इज दिस? 3.4, 3.4, 4 3 12, 4 4 16, 3.4 into 4 is 13.6, 3 upon 3.6, 3.4, this is little less than 1, है ना? roughly 0.9 approximately। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यू सी, कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ करना पड़ेगा, राइट? तो ये आपको मिल गया 13.5, ये मिल गया आपको हाउ मच? अरे why are, wait, look, pay attention here, ये था 13.5 into 1.75, हमने किया 13.5 into 1, और 13.5 into 0.75, 0.75 मतलब कितना, राइट? गुड। तो अब ये हो गया 1 जा, ये हो गया 3.4, 3.4 into 3 कितना होता है? 9 point something। इसको 10 मान लो, क्या फर्क पड़ता है? यू हैव दिस, अगर ये 10 है, करेक्ट, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 23.5। ये कितना आ गया? 23.5। ये 1 था, ये 4 था, ये आ गया 1/4, मतलब ये टोटल 1 और ये टोटल 4। व्हाट इज 1/4? 0.25, तो 0.25, और नीचे कितना था? 10 पावर -24, ऊपर कितना है? -34, तो कितना बचा? -10, 10 पावर -10, करेक्ट, राइट? तो इसको कैसे लिखेंगे? 2.5 इंटू 10 पावर -11, तो वही तो आंसर आ रहा है। तो even by doing approximate calculations, you are getting it to a very accurate answer. Done. Next question. When radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface, the stopping potential is 4.8 volt. If the same surface is illuminated with radiation of double the wavelength, then the stopping potential becomes 1.6 volts. Then the threshold wavelength for the surface is, तो ऐसा है, when incident wavelength is lambda, then stopping potential V01 is 4.8 volts. When incident wavelength is how much? Double the wavelength, 2 times of lambda1, then stopping potential V02 is 1.6 volts.
You are supposed to find out what is the threshold wavelength. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको याद है, already you should remember this. EV0 equal to HC 1 by lambda minus 1 by lambda 0. ये हमने already derive करके रखा है. तो पहले केस के लिए EV01 equal to HC 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 0. दूसरे केस के लिए EV02 equal to HC 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 0. इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है. डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ई कैंसल, तो V01 बाय V02, HC कैंसल, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 0 अपॉन 1 बाय लैम्डा 2 माइनस 1 बाय लैम्डा 0. V01 is 4.8, so this is 4.8. ये आपको मिल जाएगा 4.8 by 1.6. Then 1 by lambda 1 is lambda and lambda 2 is 2 lambda. So just 1 by lambda minus 1 by lambda 0, 1 by 2 lambda minus 1 by lambda 0. 1 and 3 cross multiply. 3 by 2 lambda minus 3 by lambda 0 equal to 1 by lambda minus 1 by lambda 0. This is what you have. Good. Then इसको solve कर लो. Just solve this out. तो when you solve this, बहुत सिंपल केस है. 1 by lambda को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो और माइनस 3 बाय लैम्डा 0 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो. तो 3 बाय 2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा इज माइनस 1 बाय लैम्डा 0 प्लस 3 बाय लैम्डा 0. दिस इज हाउ मच? 3 बाय 2 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 0.5 मतलब हाफ. 1 बाय 2 लैम्डा, 1 बाय 2 लैम्डा आएगा ना ये, 1 by 2 lambda, right? So this is 2 by lambda 0. So what is lambda 0? 4 times of lambda. Oh yeah, 4 lambda is the threshold wavelength. Next question. When radiation is incident on a photoelectron emitter, the stopping potential is found to be 9 volt. If E by m मतलब charge to mass ratio, charge of electron to that of mass of electron का ratio for electron is 1.8 into 10 power 11 coulomb per kilogram, the maximum velocity of ejected photoelectron is. So when radiation is incident on emitter, stopping potential की वैल्यू आपको दी है. stopping potential V0 is 9 वोल्ट और एडिशनली आपको चार्ज टू मास रेशियो बताया है 1.8 into 10 power 11 coulomb per kilogram. They have not mentioned anything about work function. तो याद रखना, under 2 conditions you can take work function to be 0. एक तो बोला होगा work function is negligible. दूसरा आपको पता है EV0 equal to h नो माइनस h नो 0. लेकिन इस क्वेश्चन में कहां पे भी फ्रीक्वेंसी दिया है क्या आपको? नहीं. बट डू यू रिमेम्बर ये जो EV0 था हमने ऐसा लिखा था, EV0 इज हाफ m Vmax स्क्वायर. अगर याद होगा तो. जिनको याद नहीं है मैं याद दिला देता हूं. यू शुड रिमेम्बर एनर्जी ऑफ फोटोन is first of all used to overcome work function and the remaining is taken away by electron in the form of kinetic energy. So kinetic energy is equal to h nu minus work function. But then
हम इसको जब लिखते थे इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यू राइट दिस एज EV0, बट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन अपने को लगने ही नहीं वाला है, तो EV0 इक्वल टू हाफ m v max स्क्वायर डायरेक्टली। आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इक्वेशन बनाओ, तो v max क्या आएगा, v max स्क्वायर क्या आएगा, 2e v0 बाय m, तो v max क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2e बाय m इंटू v0, तो अंडर रूट ऑफ 2, व्हाट इज e बाय m दिया है 1.8 इंटू 10 पावर 11, और v0 कितना दिया है 9, राइट, इजी कैलकुलेशंस। 1.8 का पॉइंट हटा दो तो ये 10 पावर 10 हो जाएगा, 1.8 का पॉइंट हटा दिया तो क्या हुआ ऐसा 18 टू 36, और पॉइंट हटाया तो 1.8 पॉइंट हटाया तो 10 पावर -1 और 10 पावर +11 मतलब 10 पावर 10, और ये कितना है 9, 36 का रूट 6, इसका रूट 3, इसका रूट 5, तो कितना 18 इंटू 10 पावर 5 हो गया सॉल्व, 18 इंटू 10 पावर 5 है ना, है, अरे 18 is 1.8 into 10, 18 is 1.8 into 10 और 10 पावर 5 मतलब 10 पावर 6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, photoelectric emission is observed from a metallic surface for frequencies nu1 and nu2 from a metallic surface, मतलब दोनों केसेस में metallic surface is same, मतलब work function is same, मतलब threshold frequency will be same, and frequencies of incident radiation are nu1 and nu2, nu1 is greater than nu2, so nu1 is greater than nu2, मतलब kinetic energy in the first case is greater than kinetic energy in the second case. If the maximum values of kinetic energies of the photoelectrons emitted in the two cases are in the ratio 1:k, then the threshold frequency of the metallic surface is simple है. Do you remember kinetic energy K is, अगर भी मैंने बताया kinetic energy K is h nu minus वर्क फंक्शन, मतलब h nu माइनस h nu 0 h कॉमन एंड कॉमन, सिंपल। तो पहले केस में व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी K1 एंड सेकंड केस में K2, nu1 एंड nu2, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस टू। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि आपको रेशियो दिया है, बोला है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यस, कितना 1:k, divide and divide, cancel and cancel, what is K1 by K2, 1/k, और क्या फाइंड करना है, what is supposed to find out is threshold frequency, करो इसको सॉल्व, तो nu1 minus nu0 upon nu2 minus nu0 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो you will get nu2 minus nu0 equal to K1 K nu1 minus K nu0, शिफ्ट, ओके, इसको यहां शिफ्ट करो, उसको वहां शिफ्ट करो, तो यू विल गेट हियर K nu0 माइनस nu0, इसको यहां शिफ्ट करें तो माइनस का जाएगा प्लस, और nu2 को वहां लेके जाओगे तो K nu1 माइनस nu2, देन सही है ना, टेक आउट कॉमन, ये आ गया K माइनस 1 इक्वल टू K nu1 माइनस nu2, तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, K nu1 माइनस nu2 अपॉन K माइनस 1, है क्या ऐसा, B। Next question. Okay. When a metal surface is illuminated by light of wavelengths
400 nanometer and 250 nanometer. The maximum velocities of photoelectrons ejected are V and 2V respectively. The work function of the metal is. सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूछा है वर्क फंक्शन, दिया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इंफॉर्मेशन, तो आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड बट दिस इज इक्वल टू h nu माइनस वर्क फंक्शन, लेकिन nu में होता है c बाय लैम्बडा, तो hc बाय लैम्बडा, राइट। तो हमको फाइंड क्या करना है, पहले सोच लो क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन। तो when you want to find out work function, you should never write in terms of threshold frequency or threshold wavelength. It is just hc by lambda minus work function. तो hc कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, hc कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे 1 अपॉन सेकेंड टर्म में क्या आएगा, तो इट विल बी दिस 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, वर्क फंक्शन, और आपने वर्क फंक्शन को ही इक्वेशन से गायब कर दिया, तो वैसा नहीं करना। दिस इज व्हाट यू हैव। अब केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 v1 लैम्बडा 1, h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, वर्क फंक्शन इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, करेक्ट। v2 एंड लैम्बडा 2 डिवाइड कर दो इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, व्हेन यू डिवाइड m by 2 will cancel out, तो v1 square by v2 square will be equal to hc by lambda 1 minus work function, right। तो डिवाइड कर दिया। ये भी नहीं करना था, मैं बता रहा हूं क्या नहीं करना है, फिर चेंज करेंगे। hc by lambda 1 minus वर्क फंक्शन, hc by lambda 2 minus वर्क फंक्शन। ये क्यों नहीं करना था, बिकॉज नहीं, ठीक है, hc कैंसल नहीं भी हुआ तो आंसर इज इन टर्म्स ऑफ hc। द प्रॉब्लम इज व्हाट डू यू वांट, वर्क फंक्शन, राइट। आपने अगर डिवाइड कर दिया तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑफ कोर्स कैन बी सॉल्व, इट कैन बी सॉल्व, बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड। सॉल्व तो हो सकता है ना, v1 इज v, तो v स्क्वायर और ये 2v, हाँ, तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनली यू कैन ब्रिंग आंसर। इससे भी सॉल्व होता है, करके देखते हैं, चलो ठीक है। दिस इज v स्क्वायर अपॉन 4v स्क्वायर, 4 क्यों, क्योंकि 2v का स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, तो hc by lambda 1, what is lambda 1, 400 नैनोमीटर, राइट। और ठीक है, नैनोमीटर बाद में देखेंगे। वर्क फंक्शन अपॉन hc by 250 माइनस वर्क फंक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल लेंथी, सॉल्व तो होगा। तो अब हाउ टू रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स, क्या करेंगे, हाउ कैन यू रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स, क्या करोगे, इसको सबट्रैक्ट करोगे, यस। इफ यू सबट्रैक्ट व्हाट विल हैपन, वर्क फंक्शन विल कैंसल आउट, तो फिर क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, एडिशन भी करोगे तो भी प्रॉब्लम। What is to be done? Have you solved simultaneous equations earlier? ठीक है, ओके। तो इट लुक्स लाइक कि आपको पहले मैथमेटिक्स बताना पड़ेगा, देन यू कैन सॉल्व दिस, तो स्टिक टू दिस। आपको ये पता होना चाहिए, जब आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो एडजस्टमेंट्स कैसे करते हो। डू यू रिमेंबर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय समथिंग एंड सबट्रैक्टिंग, हाँ, तो वो करना था। लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर में है क्या, नहीं। तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ अ फैक्टर एंड देन ऐड और सबट्रैक्ट वॉट एवर इट इज, देन ठीक है, वो मेथड यू वर्कआउट बाय योरसेल्फ, मैं यही करके देता हूं। इट्स बेटर टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस hc by 250
माइनस वर्क फंक्शन 4 टाइम्स ऑफ HC बाय 400 माइनस वर्क फंक्शन, लेकिन यहाँ पे 4 लिखना भूलना नहीं। यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो वापस से प्रॉब्लम हो जाएगा। आ गया 100, राइट, शिफ्ट राइट। एक काम करो, इसको यहाँ लाओ, उसको वहां ले जाओ, तो माइनस वर्क फंक्शन प्लस 4 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन plus 4 times of work function equal to HC by 100 minus HC by 250। ये आ गया 3 times of work function 250। अब इस स्टेज पे एट दिस स्टेज ये नैनोमीटर में था, तो नैनोमीटर मतलब 10 पावर माइनस, इधर सब्स्टिट्यूट कर लो, राइट। पहले से भी कर सकते थे लेकिन आई डोंट वांट टू क्रिएट मेस देयर, तो यहाँ पे मैंने आखिरी में लिखा। तो रिमेंबर ये हम लोग सॉल्व करते आए ना, तो ये एनएम में था, नैनोमीटर में था, और वो नैनोमीटर का सब्स्टिट्यूशन मैंने आखिरी में किया है। यू शुड रिमेंबर दिस। देन 250 माइनस 100 150 250 into 100 25,000, करेक्ट। 25,000 है, याद रखना। और 10 पर माइनस 9 है, तो 10 पर माइनस 9 है ना, तो -3 और -6 कर लो। टू गो 1 स्टेप अहेड एक काम करो, ये 0 0 हटा दो, इसको 10 पावर -2 और ये 10 पावर -7। अब 3 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, 3 टाइम्स भी क्यों करना है, 1 एंड 5 तो वर्क फंक्शन इज 5 by 25 और ये HC 10 पावर -2 और ये 2 0 कैंसिल आउट, 10 पावर -7 ऊपर जाके 10 पावर +7 1 एंड 5 1 by 5 is 0.2 HC into 10 power 7 मतलब 2 HC into 10 power 6, right, 2 HC into 10 power 6, option number A। Question. Next question is on next set. The work function of metals A and B are in ratio 1:2। वर्क फंक्शन को डिनोट आपको जैसे करना है वैसे करो, phi A by phi B बोल सकते हो, WA by WB बोल सकते हो, doesn't matter, 1:2। If light of frequencies F and 2F are incident on the surface of A and B, so frequency on surface A is F and that on B is 2F. The ratio of maximum kinetic energies of photoelectrons emitted is F is greater than threshold frequency of A, नहीं तो emission होगा नहीं। 2F is greater than threshold frequency of B, नहीं तो emission B से होगा नहीं। So that is something extra information. You are supposed to find out maximum kinetic energy. This is simple because maximum kinetic energy K, as you already know, is H nu। अभी H nu क्यों लिखा है, क्योंकि information किसका है, nu, not of wavelength, इसलिए in terms of frequency। माइनस क्या होता है, वर्क फंक्शन। यहां तक क्लियर, गुड। You wanted to find out what? You wanted to find out ratio of kinetic energy। तो अगर आप पहले की बात कर रहे हो, मतलब A सरफेस की, तो K A और A और A, करेक्ट, एंड यू हैव KB H nu B minus phi B, करेक्ट, क्लियर यहां तक, एंड देन यू कैन डिवाइड, गुड, राइट। बट ऐसा डायरेक्टली करना मत। व्हाई, व्हाट इज गिवन टू यू, करेक्ट, और फ्रीक्वेंसी, तो कम से कम जो गिवन है ना, उन दोनों में से एक पैरामीटर आपका लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, नहीं तो रेशियो में कुछ डिलीट ही नहीं होगा। रेशियो लेने के बाद डिलीट कुछ होगा नहीं, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एक आपको वर्क फंक्शन को रखना है, वर्क फंक्शन को रखो।
तो काइनेटिक एनर्जी वाज h nu माइनस वर्क फंक्शन। तो एनी वन ऑफ इट विच एवर यू वांट, तो एक काम करो k प्लस वर्क फंक्शन इक्वल टू h nu, ठीक है। तो ka वर्क फंक्शन ऑफ a, फ्रीक्वेंसी ऑफ a, kb work function of b, and h times the frequency of b. Then divide these two. When you divide these two, you get, इसको जब divide करोगे तो after dividing what you have is this, done. इसमें ये और ये हो गया cancel. Then ka plus work function a upon kb plus work function of b, nu a. What is nu a? F and 2f. तो f upon 2f cancel and cancel. तो ये आ गया आपका हाफ मल्टीप्लाई बाय 2. तो 2ka plus 2 phi a इक्वल टू kb प्लस phi b. अब आपके पास phi a और phi b का रेशियो है, तो क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? सिंपल है. व्हाट विल यू डू हियर टू सॉल्व दिस? कैसे सॉल्व करोगे इसको? phi a is phi b by r2, ठीक है, ओके. तो यू आर टेलिंग मी कि व्हाट आई कैन डू इज 2ka प्लस 2 phi a, बट phi is phi b by 2, सही है, इक्वल टू kb प्लस phi b. सही गया. यहाँ पे भी phi b प्लस, वहां पे भी phi b प्लस, गॉन कैंसिल हो गया ना. तो 2k इक्वल टू kb. तो k बाई kb कितना आएगा? 1/2. 1/2, ऑप्शन बी. ओके. Next question. A monochromatic radiation of wavelength lambda 1 is incident on a stationary atom. Good. Remember this word, stationary. So you have a stationary atom, and on this you have a radiation, monochromatic मतलब single wavelength radiation of wavelength. तो wavelength is lambda 1. इस पे इंसिडेंट हुआ है, राइट. आगे बोला है as a result of which the wavelength of the photon after collision, after interaction with the atom is lambda 2. मतलब now the wavelength has changed to lambda 2. अपने आप तो होगा नहीं, तो इसके साथ भी कुछ हुआ होगा, बोला होगा, आगे देखना. And the recoiled atom, मतलब atom will recoil. पता है ना, recoil पीछे सरकना. When you fire a bullet from a gun, bullet goes forward and the gun comes backward. That is called as recoil. तो यहाँ पे भी क्या हुआ? Because of interaction of photon with atom, wavelength change हुआ, तो this atom will recoil. मतलब it will go in little backward direction, right? तो when it is moving, अब पूछा ऐसा होगा, देखना आगे, they will ask you, ये recoil हुआ मतलब move हुआ तो इसका wavelength होगा. See, and the recoil atom has de Broglie wavelength lambda 3. Then what is the relation between lambda 1, lambda 2 and lambda 3? So in any type of collision, 11 standard, कोई भी collision हो, particle हो या फिर photon और particle हो, ये photon और particle collision है, linear momentum is always constant. तो total linear momentum before collision equal to total linear momentum after collision. Before collision, linear momentum you should remember is mv. और आपको de Broglie hypothesis से पता ही है. What do you know? Lambda is h upon p. तो p is h upon lambda. अब आपके पास जो फोटोन है उसका वेवलेंथ है ना, लैम्डा 1 है, तो उसका मोमेंटम, किसका मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन, मतलब इनिशियल मोमेंटम.
plus momentum of atom before collision equal to, इन दोनों का एडिशन is equal to what? Is equal to momentum of photon after collision मतलब final, and momentum of atom after collision मतलब final. क्लियर यहां तक? तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इतना ही किया है हमने अभी तक. वी आर गोइंग टू गो अहेड नाउ. इतना तो पता होना चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस. करेक्ट. मोमेंटम ऑफ फोटोन, यू कैन राइट h upon lambda 1. h upon lambda 1. Why lambda 1? क्योंकि what is wavelength before collision? Lambda 1. And atom, since it was at rest before collision, was at rest. लिखा है क्या? स्टेशनरी. स्टेशनरी है तो वेलोसिटी जीरो. वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो जीरो. दिस इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन h अपॉन lambda 2 प्लस मोमेंटम ऑफ एटम आफ्टर कोलिजन. आपको क्या पूछा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट? तो एक काम करो, इसको फिलहाल ऐसा ही रखो. क्यों बताता हूं, नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा. यहां तक क्लियर? अब व्हाई हैव वी डन दिस? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. इसको चेंज क्यों नहीं किया हमने? रीजन है h अपॉन लैम्डा 1 माइनस, क्योंकि एक प्लस था तो इधर आके माइनस h अपॉन लैम्डा 2 इज मोमेंटम ऑफ एटम आफ्टर कोलिजन, राइट? आपको क्या बोला है? आपको बोला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब जब ये एटम रिकॉइल हुआ तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड था, तो उसका वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 3. बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वेवलेंथ इज व्हाट? h अपॉन p. फाइनल वेवलेंथ ऑफ एटम इज लैम्डा 3. तो यहां पे क्या आएगा? p एटम फाइनल. गुड. तो अब यहां से आपको मिल जाएगा p एटम फाइनल इक्वल टू h अपॉन लैम्डा 3. इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों का एक एक साइड क्या है? राइट. तो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया, बिकॉज यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दिस. डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला भूल गए तो गए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. पुट इट देयर और h कॉमन निकाल लो इसमें से. 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2 equal to h upon lambda 3. Cancel and cancel, right? So 1, this is equal to lambda 2 minus lambda 1 upon lambda 1 into lambda 2 equal to 1 by lambda 3. Reciprocal ले लो. So lambda 3 is equal to lambda 1 lambda 2 upon lambda 2 minus lambda 1. दिखता है, लेकिन वो गलती से वो नहीं, हमने गलत किया. उन्होंने लैम्बडा 1 के टर्म्स में लिखा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? लैम्बडा 3 के टर्म्स में. हाँ तो ठीक है, नो बिग डील. क्या करना है आपको? सिर्फ लैम्बडा 1 के टर्म्स में लिखना है, लिख लो, डजंट मैटर. इसको सॉल्व करना पड़ेगा और क्या. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस? फ्रॉम दिस स्टेप सिर्फ क्या है? 1 by लैम्बडा 1, इसको वहां शिफ्ट कर दो, हो गया. लैम्बडा 2 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, so 1 upon lambda 1 equal to lambda 2 plus lambda 3 upon lambda 2 into lambda 3. So what is lambda 1? Lambda 2 lambda 3 upon lambda 2 plus lambda 3 है ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी. The question here is, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो. You have a radiation, मतलब photon, right, with wavelength lambda 1. It is interacting with atom which is initially at rest. After interaction, the wavelength of photon changes and the atom is recoiled. Recoil मतलब it went back, मतलब it has moved, मतलब move हुआ तो velocity होगा, correct? और move हुआ तो particle move हुआ. पार्टिकल कौन है? एटम. एटम जब मूव होगा तो क्या होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. उसको क्या बोला है? लैम्बडा 3, करेक्ट? कोई भी कोलिजन हो, और कोलिजन वर्ड भी यूज किया है यहाँ पे कहीं तो, राइट? कोई भी कोलिजन हो, रिमेंबर व्हाट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इज लीनियर मोमेंटम. मतलब इनिशियल मोमेंटम. किसका इनिशियल मोमेंटम?
रेडिएशन का और एटम का। रेडिएशन का इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखोगे, h/λ1, और एटम का 0। क्यों 0? क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ एटम इज 0 इक्वल टू फाइनल। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम फोटोन का, h/λ2। एंड व्हाट अबाउट एटम, एटम का हमने वैसा का वैसा रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमको पता है कि मोमेंटम ऑफ एटम विल बी इक्वल टू h अपॉन वेवलेंथ ऑफ एटम। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ एटम, λ3। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है, यू सी वी आर ऑलरेडी राइटिंग डाउन इट ओवर हियर, λ3 इज h अपॉन मोमेंटम ऑफ एटम, सो मोमेंटम ऑफ एटम इज h अपॉन λ3। सही है, गुड। तो यहीं पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता, कर सकते थे, लेकिन आई डोंट वांट यू टू पुट हियर m इनटू v, क्योंकि मोमेंटम ये वर्ड आया ना तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बाद में याद आता है, mv पहले याद आता है। इफ यू पुट हियर mv गॉन, आंसर तक नहीं पहुंचोगे, ढूंढते रहोगे। इफ यू रिमेंबर कि हाँ हमको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का यूज करना है, तो दैट इज ओके, यहीं के यहीं पे यूज कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल, यहीं पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दैट इज फाइन, कोई इशू नहीं है, तो यू कैन सॉल्व। तो यहीं पे अगर आप कर देंगे तो भी चलता है, लेकिन रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, आई डोंट वांट यू टू पुट हियर mv। मोमेंटम देखा तो mv बाय डिफॉल्ट मोड होता है, दैट इज वाई एक स्टेप बढ़ा के दिया मैंने, तो कोई जरूरत नहीं थी, दैट इज ओके। एच तो यहीं पे कैंसिल हो गया, तो यू आर डायरेक्टली एट दिस स्टेप, मतलब ये सारे के सारे स्टेप यहां से जाएंगे, फाइन, तो आ गया। बट प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स you have to always use what de Broglie hypothesis when you substitute for momentum of atom, ठीक है। For today, more questions in the next session.